नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी का जो है टॉपिक वीडियो लेकर के आए हैं, वो है बुद्धि। इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है एग्जाम में सीटेट एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कंप्लीट जो है नोट्स वीडियो है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी टीचिंग एग्जाम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शंस में क्वेश्चन देते हुए ऑप्शंस में प्रयोग किया जाता है, वो सभी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो यकीनन पेपर 1 में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे सीटेड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस 100% आएगा। पेपर 1 में भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए एक बहुत अच्छा जो है टॉपिक है और पास होने के लिए जो है कुंजी है कि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और थ्योरी नोट्स है प्लस आखिर में जो है एमसीक्यूज भी कराऊंगा, है ना। टोटल जो है करीब 40 क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस पे आधारित होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, बुद्धि क्या है, इस यही एक टॉपिक है। तो बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जिसके जरिए हम चीजों और तथ्यों को समझते हैं, और जिनमें हम संबंध उन चीजों में और तथ्यों में संबंध खोजने का प्रयास करते हैं और तर्कपूर्ण जो है ज्ञान हासिल करते हैं। तो बुद्धि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तर्क करने की शक्ति है ना। सही और गलत पहचानने की शक्ति है ना, संबंध खोजने की शक्ति है, चीजों और तथ्यों को समझने की शक्ति है, ये सभी चीजें होती है। ठीक, बुद्धि के सहारे हम विवेकशील चिंतन करते हैं और वातावरण के साथ जो है प्रभावी ढंग से समायोजन करते हैं। तो आपको जो है वातावरण के साथ जो है किस तरीके से जो है तालमेल बिठाना होता है, ये बुद्धि बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि व्यक्ति के अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अनुवांशिकी पे टिकी होती है और वातावरण पे टिकी होती है। इन दोनों की परस्पर क्रिया से ही व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट होता है, और इन दोनों से जो है व्यक्ति का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ठीक है, बुद्धि पर जो है लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लड़का है कि लड़की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बुद्धि एक इकाई ना होकर के कई इकाइयों का समूह होता है। ये सभी लाइंस आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला जो परीक्षण किया था वो बिने ने किया था तथा साइमन ने 1905 में किया था। इन दोनों ने मिलकर के पहला परीक्षण किया था 1905 में। इसको नोट कर लेना क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धि मापने का पहला परीक्षण इन दोनों ने किया था, और इस परीक्षण में बुद्धि को इन्होंने मानसिक आयु, मेंटल एज के रूप में इसे डिफाइन किया था। मतलब बुद्धि को इन्होंने मेंटल एज कहा था और इसी के रूप में इसे परिभाषित किया था। इस चीज को भी नोट कर लेना। फिर बात करते हैं 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने किया था। तो बिने साइमन ने जो मेंटल एज किया था, उसके बाद इसमें संशोधन किया था टर्मैन ने, और इस संशोधन में बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में मापा जाने लगा। अब बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो किसी व्यक्ति के जो आईक्यू है वो कैसे निकाला जाता है, जैसे तो उसके लिए यही फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, इस चीज फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर मानसिक आयु इतनी है, क्रॉनिकल आयु एज इतनी है, तो उस व्यक्ति की मेंटल एज कितनी होगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है अगर किसी व्यक्ति का जो 90 से 100 के बीच में मेंटल एज है, आईक्यू है, तो उसे किस बुद्धि वर्ग में रखेंगे, तो उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर अगर चले जाएं तो जो है वो एबव जो है एवरेज माना जाएगा, मतलब तीव्र बुद्धि वाला माना जाएगा। 120 के ऊपर वाले को हम सुपीरियर कहते हैं, मतलब प्रखर बुद्धि कहते हैं, और 130 140 वाले को जो है हम प्रतिभाशाली बुद्धि वाले कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नीचे। तो मंद बुद्धि जो होता है, जस्ट जो है सामान्य बुद्धि के नीचे जो होगा वो 80 से 90 के बीच में होगा, और उसके नीचे चले जाएंगे तो अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि जो है। तो आप इन जो है चीजों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब आ जाते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो बुद्धि का जो प्रमुख सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बिने ने किया था, और इसके बाद इसे आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मेन और स्टर्न को जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत में बुद्धि को एक कारक, मतलब व्यक्ति के समस्त वास्तविक जो है मानसिक जो कार्य या समस्त व्यवहार या शक्ति के रूप में मापा जाता है। तो इन्होंने जो है बिने ने जो सिद्धांत दिया था वो एक कारक का सिद्धांत है। एक कारक में एक चीज होगी तो वो है बुद्धि के समस्त जो है चीजों को उन्होंने एक ही कारक माना था। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। कोई क्यों मानेगा भाई? देखिए, एक सामान्य जो कारक होते हैं वो सामान्य जो है रोजमर्रा के जो जीवन जो है कार्य होते हैं उसके लिए बेहतर होते हैं। लेकिन जब आप कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे संगीत बजाना हो गया, है ना, आप जो है संगीत बजाने में आप तो नॉर्मली बुद्धि वाले तो हो नहीं सकते, या मैकेनिकल इंटेलिजेंस में अच्छे नहीं हो सकते कि गाड़ी का इंजन खोल करके सही कर लो, है ना। इसके लिए एक विशेष प्रतिभा चाहिए होती है और विशेष नॉलेज भी चाहिए होती है। तो जब सामान्य बुद्धि में ये चीज नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि इस सिद्धांत को नहीं माना जाएगा। बात यहां पे समझ गए? चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत की आलोचना की थी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक कारक सिद्धांत की आलोचना जो है किन्होंने की थी। तो स्पीयरमैन ने जो है इस सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है। और स्पीयरमैन के सिद्धांत क्या था, क्यों आलोचना की थी, इसको भी हम जानते हैं। तो अब आ जाता है द्विकारक सिद्धांत क्या होता है। एक कारक सिद्धांत को समझ लिया, अब द्विकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन, जिन्होंने एक कारक सिद्धांत की आलोचना की थी, और इन्होंने बुद्धि को दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया, सामान्य और विशिष्ट योग्यता, जिसे कहते हैं हम जी फैक्टर। कई बार आपसे पूछा जाता है जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है और ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये यही है, स्पीयरमैन ने जी फैक्टर थ्योरी दी थी, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे कहेंगे, और एस फैक्टर को जो है विशिष्ट योग्यता कहेंगे, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी कहेंगे। किसी व्यक्ति की बुद्धि जो है इन दोनों कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है। ठीक है, ये बात भी नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं सामान्य योग्यता क्या होता है कि व्यक्ति के सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में ये योग्यता पाई जाती है। जितने प्रकार के आप मानसिक कार्य करते हैं उन सभी योग्यताओं में सामान्य योग्यता पाई जाती है। सभी प्रकार के कार्यों को संज्ञानात्मक ढंग से, तमीज से, सही ढंग से कर लो, करने की एक सार्वजनिक जन्मजात क्षमता होती है, जो जन्म से ही आपको मिल जाती है। अगर किसी तरीके का कोई विकार आपके अंदर ना हो तो एक सामान्य रूप से आप यही होता है ना, सभी के लिए। विशिष्ट योग्यता क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त जो है कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। अब वो कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं क्या हो सकती हैं? हो सकता है वो म्यूजिक बजाने में अच्छा हो, मैथमेटिकल गणनाओं में अच्छा हो, मैकेनिकल चीजों में अच्छा हो, है ना, टेक्निकल चीजों में अच्छा हो, खाली स्थान को क्रिएटिविटी से भर देता हो, इस तरीके से चीजें होती है। तो कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। ये योग्यताएं परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे? या तो ये सीखी जा सकती है या फिर ये अर्जित की जा सकती हैं। ठीक है। अब स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का जो विरोध है वो किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था, अपने प्रतिदर्श सिद्धांत में किया था। इस चीज को भी नोट कर लेना। तो स्पीयरमैन के सिद्धांत का भी विरोध हुआ था, थॉमसन ने किया था, और प्रतिदर्श सिद्धांत में किया था अपने। अब आ जाते हैं अगला सिद्धांत क्या है। तो अगला सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत, जिसे कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, प्रवर्तक है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई कारकों के मिश्रण माना था। उनके मुताबिक जो है किसी भी मानसिक कार्य में कई सूक्ष्म छोटे छोटे तत्व शामिल होते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक ने चार्ल्स स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि के विचार का खंडन किया था और कहा था बुद्धि कार्य विशिष्ट होती है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों को समझने और विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर प्रयोग किया, यह सिद्ध किया कि बुद्धि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से विकसित होती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि एक व्यक्ति जो है जितना ज्यादा प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, उसी से जो है उसकी बुद्धि का विकास और बेहतर होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने से ही वो चीजों को सीख पाएगा, है ना।
इन्होंने बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बाँटा था। ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। अब सामाजिक बुद्धि क्या होती है? तो ये दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने को बुद्धि कहते हैं, या सामाजिक परिस्थितियों को समझने और उचित व्यवहार करने की क्षमता का नाम है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो है सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं अलग भाषा में, बिल्कुल साफ-साफ, बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए लिखा है। अब आ जाते हैं मूर्त बुद्धि, जिसे हम कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये भौतिक वस्तुओं और ठोस वस्तुओं को हल करने की क्षमता है, जैसे कि उपकरणों का उपयोग या यांत्रिक कार्य। तो भाई देखिए, किसी चीज को सामने रख करके अपने, जैसे बच्चे को मैथमेटिक्स की गणनाएं समझाना है, आप उसको जोड़ समझाना है, तो आप उसके सामने दो बनाना रखेंगे, प्लस कहेंगे दो बनाना आपको और दिया जाता है तो टोटल कितने हो गए, तो बच्चा कहेगा 1 2 3 4, इस तरीके से सीखेगा। तो इसी को कहते हैं मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि जो है ठोस वस्तुओं और व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की क्षमता है। बच्चा जो है ब्लॉक्स से टावर बनाता है, तो बहुत सारे नहीं ब्लॉक्स आते हैं छोटे बच्चों के लिए, एक के ऊपर एक, तो इसी को खिलौने को जोड़ जोड़ कर एक नया खिलौना बना देता है। आपको ब्लॉक्स वाले जो है आपको बहुत सारे खिलौने आते हैं, आप देखे होंगे, है ना, उसी का प्रयोग किया, तो ये मूर्त बुद्धि का नाम है। अब अमूर्त बुद्धि क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रतीकों, विचारों और अवधारणाओं जैसे गणित, भाषा और तर्क के साथ काम करने की क्षमता है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रतीकात्मक और वैचारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है अमूर्त बुद्धि में। हम प्रतीकों से चीजों को समझते हैं, है ना, इमेजिनेशन से। अमूर्त बुद्धि में हम इमेजिनेशन से चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपसे पूछा गया 2 + 2 क्या होता है, कितना होता है, तो आपने तुरंत आंसर दिया 4, तो ये होता है अमूर्त बुद्धि। आप सोच से प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। चिंतन हो, गणना हो, तर्क करने की क्षमता हो, बच्चा गणित के प्रश्न हल करता हो, ये पहेलियों को सुलझाता हो, ये सभी प्रकार जो है अमूर्त बुद्धि में आएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने से जुड़े कुछ और सिद्धांत भी दिए थे, जैसे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने थॉर्नडाइक का एक कंप्लीट नोट्स दिया था, उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको दिख जाएगा। प्रभाव का नियम क्या होता है, किसी चीज के प्रभाव में आपने अपने जो है सीखने की क्षमता को बढ़ाना। जैसे प्रभाव क्या है कि जैसे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें एक साइकिल दूंगा अगर हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए, तो इंटर में अच्छे नंबर आए तो मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, फोन दिला दूंगा। तो किसी चीज के प्रभाव में आकर के अपनी जो है क्षमता को बढ़ाना। तत्परता का नियम, तो किसी चीज में आप बहुत ज्यादा तत्पर हो जाते हैं, आपको इस पर रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जब तक आप तत्परता नहीं दिखाएंगे उस कार्य में, आप वो कार्य आपसे बेहतर नहीं सीख पाएंगे, उस कार्य को आप बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए आपको उसमें तत्परता होना चाहिए, उसमें बिल्कुल दिमाग से घुस जाओ, रुचि दिखाओ। इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं कर पाओगे। अभ्यास का नियम, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आपका सीखना और अच्छा होगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जिसमें हमने समझाया था, है ना, तो करत करत अभ्यास से, ऐसा वाला नहीं जो आपने सुना है, तो निरंतर अभ्यास करते जाइए। आप गलतियां करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर गलतियां, फिर से प्रैक्टिस। जैसे इस वीडियो की अगर हम बात करें तो आप 1 से 2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस में क्या समझना है, किस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो जो है क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। ये है, तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखने से जुड़ पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला जो है वो है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के मुताबिक इंसान में कई तरह की बुद्धियां होती हैं और ये अलग अलग तरीके से प्रकट होती हैं। तो इन्होंने बुद्धि को एक कारक नहीं, इसको जो है कई रूपों में डिफाइन किया है। अलग अलग तरीकों से जो है प्रकट होती है, तो इसलिए अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। अब वो क्या है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर जोर दिया है। मतलब हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटीज होती हैं, उस पर जोर दिया है। ठीक है, तो ने गार्डनर के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप जो है एकाकी ना हो करके मल्टीपल होता है, मतलब बहुकारकी होता है। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे
और जब क्वेश्चन आएगा उसके नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे, तभी यही सारे ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। अभी आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस पेपर में इन क्वेश्चंस को देखोगे तब आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप बुद्धि के ही संदर्भ में जो है क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्रता होती है और व्यक्ति के विभिन्न प्रकार में एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब गार्डनर ने बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय 8 अलग प्रकार में जो है विभाजित किया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके 9 प्रकार हैं। अब 8 अलग अलग प्रकार कौन से हैं? तो एक भाषाई बुद्धि, जिसमें व्यक्ति के भाषा में पकड़ अच्छी होती है, जैसे कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, है ना, और जो न्यूज़पेपर राइटर होता है, एडिटर होता है, ये होते हैं लेखन शैली में, है ना, आप जो है कुछ एप्लीकेशन लिखते हो तो वैसे ये सही। तार्किक गणितीय बुद्धि में गणित की समझ बहुत अच्छी होती है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि में गणित के प्रति उसकी जो है सोच बेहतर होती है ना, अमूर्त रूप से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, नई जो है गणितीय अवधारणाओं को सॉल्व कर लेता है और उसमें जो है और नई गणितीय अवधारणाओं की खोज करने का प्रयास करता है। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? खाली स्थान को समझने की क्षमता होती है, जैसे आर्किटेक्ट होता है ना। अब आर्किटेक्ट क्या करता है? आपके खाली प्लॉट में एक नया डिजाइन बना देता है या एक पेपर में एक नया आर्ट बना देता है। इस तरीके से स्थानिक बुद्धि को कह सकते हैं। शारीरिक गतिविधि में गतिक बुद्धि में क्या होता है? आपके अंदर शरीर से जुड़ी हुई फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। क्रिकेट खेलोगे, दौड़ में अच्छा होगा, फिजिक कुश्ती में अच्छे होगे, है ना, या फाइटर प्लेन उड़ा रहे होगे तो उसमें मसल्स बिल्ड बहुत बढ़िया होगी आपकी, है ना, जहाँ पे आप स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे अपने दिमाग से, है ना। इस तरीके से चीज़ होती तो गतिक बुद्धि में आएगी। संगीत में संगीत के संदर्भ में बुद्धि होगी। प्राकृतिकवादी में प्रकृति के संदर्भ में बुद्धि आपकी। अस्तित्ववादी में हर चीज को अस्तित्व से जोड़ेंगे आप। ठीक है, अब जो है दो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो है ये अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जिसे कहते हैं इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, और अंतः वैयक्तिक बुद्धि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इन दोनों टर्म्स को इंग्लिश में याद करना। इंटर पर्सनल मतलब आपने, इसको हम ऐसे ही बताते हैं, अपने यहाँ इंटर कॉलेज मैच होते थे ना, इंटर कॉलेज मैच होते थे, उसको कहते हैं ना, अरे दो कॉलेज के बीच में या दो राज्यों के बीच में जब मैच होता है तो उसे इंटर जो है मैच कहते हैं, इंटर मैच, है ना, इंटर कॉलेज इंटर स्टेट मैच ये कहते हैं। तो इंटर का मतलब होता है यहाँ पे दो चीजें जुड़ी थी, है ना। तो इसका मतलब है कि इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है ये सामाजिक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। मतलब दूसरों, सिंपल सिंपल भाषा में कहें तो दूसरों की भावनाओं को समझना, है ना, दूसरों की भावनाओं को समझने का नाम है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रा पर्सनल का मतलब यहां पे दूसरे की बात हो गई, तो इंट्रा में मतलब होता है अपनी भावनाओं को समझना और उनको काबू करना, उसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल। तो दूसरों की भावनाओं को कौन समझता है? जो टीचर होता है, समाज 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 सेवी जो होते हैं, है ना, जिनमें नेतृत्व की भावना होती है ना। और जो अपनी भावनाओं को कौन समझता है? तो जो साधु संत होते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, है ना। तो ये विचार, बात यहां पे समझ गए। अब आ जाते हैं अगला जो है बुद्धि का सिद्धांत क्या है? तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम ठोस और तरल सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो फ्लूइड क्रिस्टल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है कैटल। नाम याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरल बुद्धि जो होती है वो व्यक्ति के वंशानुक्रम से निर्धारित होती है, तो इसका संबंध व्यक्ति के हेरिडिटी से है। और तरल बुद्धि में सोचने और तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है, और जैसे पहेली हल करना, समस्याओं को सुलझाना और नई समस्याओं का कारण और समाधान जो है करना, ये इससे संबंधित होती है। बात यहां पे समझ गए। अब आ जाते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरल बुद्धि में गिरावट देखने को मिल जाती है। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे। अब आ जाते हैं ठोस बुद्धि। तो ये भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव और अधिगम और वातावरण संबंधी कारकों पर, तो ध्यान रखिएगा, तरल बुद्धि का संबंध है हेरिडिटी से और ठोस बुद्धि का संबंध है वातावरण से या अनुभव से या अधिगम से है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप किसी चीज में जो है समय बिताओगे,
वैसे वैसे ये ठोस बुद्धि आपकी बेहतर होगी। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए अब आ जाते हैं त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रायर्किक जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसका सिद्धांत का प्रतिपादक स्टर्नबर्ग ने किया था और बुद्धि को इन्होंने तीन रूपों में डिफाइन किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब तीन रूप में डिफाइन किया, तो प्रासंगिक बुद्धि जिसे कहते हैं पार्शियल इंटेलिजेंस, अब यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। तो प्रासंगिक बुद्धि जो होती है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायता करती है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों को प्रभावी तो ढंग से समझने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, अब व्यवहारिक बुद्धि जिसे कहते हैं संदर्भित जो है बुद्धि, जिसे कॉमन इंटेलिजेंस कहते हैं। अब कॉमन इंटेलिजेंस का संबंध है मूर्त बुद्धि से, इसको नोट कर लेना। किसी कार्य को समझना और अनुभव के आधार पर कुछ नया करने के रूप में संदर्भित करता है। रोजमर्रा की दुनिया में जो है सफलतापूर्वक जुड़ने की क्षमता का नाम है। कॉमन इंटेलिजेंस का मतलब है कि वही कॉमन रूप से आप जो है जो हम डेली जो है दिनचर्या में यूज करते हैं, तो रोजमर्रा की दुनिया से सफलतापूर्वक जुड़ने की क्षमता है। अब आ जाते हैं तीसरी, जैसे कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसका मूल्यांकन जो है आईक्यू परीक्षण द्वारा किया जाता है और समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आई विश्लेषणात्मक, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण कर पाना, तथ्यों को समझ पाना और समस्या का समाधान कर पाना ही ये इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका इंटेलिजेंस से संबंध में जो नोट्स था वो यहां पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह कथन है वुडवर्थ से जुड़ा हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक बच्चे की जो मेंटल आयु है तो 12 है और क्रॉनिकल आयु 10 है, तो उसकी आईक्यू ज्ञात करना है। तो हमने आपसे बताया था कि आईक्यू इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे 120 होगा, तो इसका कह सकते हैं कि ये 90 से 110 के बीच में जो होता है वो सामान्य बुद्धि होता है और 110 से 120 तक जो होता है वो मतलब एबव एवरेज होता है ना। तो इस चीज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन जो है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को निर्धारित कौन करता है? तो यहां पे सही आंसर होगा जो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट के परस्पर क्रिया का परिणाम होता है एक व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, या एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी से पर टिका होता है, या व्यक्ति का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इसी का टिका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, तो इन दोनों पर ही टिका है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में है। तो देखिए, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और जो है लैंग्वेज जो है इंटेलिजेंस की बात करें, भावनात्मक बुद्धि को इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो क्या है? 90 से 110 के मध्य है, तो इसका मतलब है कि वो सामान्य इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है, जीनियस में मतलब 130 प्लस आएगा। प्रखर बुद्धि में जो है तो ये यहाँ पे तो 90 से 110 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 125 के बीच में रख लीजिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? छठवें का आंसर है तो ये जो अवधारणा है स्टर्न ने दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बुद्धि जो है जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, यह कथन किसके द्वारा है? तो किससे संबंधित है? तो यहां पे ये संबंधित है दोनों से ही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखिए आंसर, देखिए आपने थ्योरी पढ़ी है, उसको आंसर लगाने का प्रयास करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समायोजन करने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। ठीक है,
निम्न सिद्धांतों में से कौन जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, जिसे कहते हैं संवेदी चालक अवस्था, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ जो है परिचालक और औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है? तो आंसर देखिए, 4 चरणों की बात कही थी, संज्ञानात्मक विकास की बात कही थी, तो आंसर हो गया सी। अच्छे से पियाजे को पढ़ लेना। पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में तकरीबन तकरीबन मान के चलिए 3 क्वेश्चंस तो 101% आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 में भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे भी वक्त आए हैं, मतलब सीटेट में शायद आई गेस पिछले साल पेपर 2 में पियाजे से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, थॉर्नडाइक हो, वाइगोस्की हो, इनको अच्छे से तैयार करते हुए चलना है आपको। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के रूप में जो है उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कारक बताए गए हैं, तो 2 कारक मैंने बताया था, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, जहां पे बुद्धि को एक कारक ना बता के 2 कारक बताया, जी फैक्टर और एस फैक्टर। ठीक है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। तो मतलब यहां पे कह रहा है कि रमेश और अंकित की जो समान आईक्यू है वो 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है और अंकित की आयु, रमेश जो है अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो यहां पे रमेश की आयु निकालनी है। तो देखिए, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज यहां पे 10 बताया गया है, इंटू 100 बताया गया है, तो इसकी मानसिक आयु जो है 12 वर्ष होगी। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। बुद्धि लब्धि आईक्यू का संप्रत्यय किसने विकसित किया है? 12वें का आंसर है स्टर्न ने, ऑप्शन यहां पे बी है। ठीक है, बिने ने जो है पहला परीक्षण किया था बुद्धि लब्धि में, और स्टर्न ने जो है आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। कौन सा सिद्धांत बुद्धि को समस्या समाधान और अनुकूलन की क्षमता मानता है? 13वें का आंसर है पियाजे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टी जो है फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो 14वें का आंसर देखिए, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। आंसर हो गया थॉर्नडाइक। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सबसे बेहतर बुद्धि होती है वो है विकासीय विधि। आंसर हो गया, जिसमें हम बच्चे के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके भावनात्मक, उसके नैतिक और उसके शारीरिक हर तरीके के विकास के पहलू को जो है हम चर्चा करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, विकासीय विधि। आंसर हो गया सी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट डॉट से प्रभावित है। तो देखिए, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य करती है, तो उसका संबंध है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है। ठीक है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो इंटीरियर डिजाइनर जो खाली स्थान को सही से समझता है कि इसमें क्या करना है, तो इसका मतलब है वो अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति है। ठीक है, अपनी सोच से चीजों को सॉल्व कर रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानना और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो इसे हम नाम देंगे प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम जो है व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो 19 का सही आंसर है बुद्धि के वितरण से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है इन दोनों में? तो बुद्धि और सृजनात्मकता में देखिए, शून्य तो होगा नहीं, धनात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं,
कि बुद्धि किसी के ज्यादा हो तो सृजनात्मक भी होगा, तो आंसर हो गया घनात्मक संबंध होगा। ठीक है, जो व्यक्ति इंटेलिजेंस में अच्छा होगा, आईक्यू अच्छा होगा, उसमें क्रिएटिविटी के गुण भी होंगे, हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो है बुद्धि के बारे में सही नहीं है? किसका आंसर देखिए, मानसिक क्षमता है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है, ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो ये एक स्थायी और अपरिवर्तनशील है। यही पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ये जो है परिवर्तनशील होती है। ठीक है, समय जैसे जैसे बीतता है, आप जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, है ना, जैसे जैसे आप चीज़ों को वातावरण से अपने जो है ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे आपका बुद्धि जो है भी प्रबल हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा बचपन में कमज़ोर हो वो आगे जा कर के भी कमज़ोर ही निकले, है ना। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण में किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का जो परीक्षण होता है वो बुद्धि के संदर्भ में है। टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि सीटेट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ टीचर को डॉट डॉट योग्य बनाती है, तो किस योग्य बनाती है? इसका सही आंसर है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। आंसर हो गया ऑप्शन सी। सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? अब सामाजिक संबंध का मतलब है कि जो दूसरों के साथ जो है समझ रहा है। सामाजिक संबंध तो तभी होगा ना जब पड़ोसी को जो है आप समझोगे, आप पड़ोसी के साथ सही से तालमेल बिठाओगे, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स रहे, मतलब आपके साथ उनके साथ बातचीत बढ़िया रहेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका नाम है इंटरपर्सनल, मैंने कहा था ना, तो इंटरपर्सनल, तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि। आंसर हो गया ऑप्शन बी। रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि का क्या होता है? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फ्लूइड इंटेलिजेंस में गिरावट देखने को मिलती है। आंसर हो गया बी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रतिदर्श जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉमसन। ऑप्शन ए। निम्न में से किसने जो है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में अपना जो है प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन जो है हर रूप में आपको दिया है, आपने पढ़ लिया, रट लिया, तो आपका जो है पूरा जो है इस टॉपिक से संबंध में कोई क्वेश्चन गलत ना होगा। बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता हो? अगर आप एयरफोर्स का पायलट बनना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, इस तरीके से जहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो उसे हम गतिक बुद्धि नाम देंगे। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो बच्चे देखिए जिज्ञासु प्राणी होते हैं, वो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो 32 का देखिए, विद्यालय में अच्छा नहीं, स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है नहीं, बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। केवल जो है ये तो तुरंत ही काट देंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की जो है बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता क्या है? जो दूसरों की मनोदशा को समझता है, उसके स्वभाव को समझता है, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। तो यहां पे दूसरा शब्द आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर आना चाहिए इंटरपर्सनल बुद्धि। आंसर हो गया ऑप्शन बी। दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने का नाम है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो गणितीय बुद्धि वाला जो होगा तो उसमें विशेषता क्या होगी?
उसमें ध्वनि संगीत से कोई लेना देना तो होगा नहीं, उसमें पैटर्न को खोजने और तर्क की लंबी श्रृंखलाओं को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता देखने को मिलेगी। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? अब जो है, जो जल्दी से रटने की क्षमता रखता हो, या फिर उचित तरीके से संप्रेषण करता हो, या मूर्त रूप से सोचता हो, या नए परिवेश में स्वयं को मिला लेता हो, समायोजित कर लेता हो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जाएगा। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्न में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? तो आपने देखा कि आपने कोई टेस्ट लिया, आपने देखा कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये सामान्य बुद्धि का है, ये मंद बुद्धि का है, ये प्रखर बुद्धि का है, ये सुपीरियर है, इस तरीके से आपने समझ लिया। तो हमें किस तरीके के व्यवहार से बचना होगा? तो हमें हमें जो है बच्चों का जो है कम बुद्धि वाले बच्चे का चयन करके उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, इस चीज़ से हमें बचना होगा। बाकी सभी जो है आंसर, क्योंकि परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, ये बात तो सही है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, ये भी सही है। शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे बी। कैटल ने बुद्धि को कितने प्रकार से बांटा है? तो कैटल ने 2 प्रकार से बांटा है। तरल मोजेक, जिसे में कहते हैं फ्लूइड और क्रिस्टल वाला, है ना, फ्लूइड विद क्रिस्टल। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो जहां तक मेरा नॉलेज है कि मैंने बुद्धि से रिलेटेड सारे कंप्लीट आपको नोट्स दे दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।